नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है फ्रेम दर फ्रेम जिंदगी। डियर डायरी, हर बात कहती हूँ तुमसे हर रोज़, बावजूद इसके कुछ न कुछ छूट ही जाता है। आज बिल्कुल अकेली हूँ घर पर। निशांत 15 दिनों के टूर पर गए हैं। कृति हॉस्टल में है। माँ पापा जी वापस लौट गए हैं। हर वर्ष की तरह 3 महीने हमारे साथ रहने के बाद, और जानती हो, आज एक बड़ी अलग सी अनुभूति हुई है। वही बांट रही हूँ तुमसे। बात शायद लंबी चले आज। देखो ना, हाथ में बैनर लेकर जीवन के इस बात पर मैंने लड़ाई कभी की ही नहीं कि मैं स्त्री हूँ या मुझे कुछ कम मिला है। क्योंकि नारी होने के बेजा स्वांग की सच पूछो तो कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हाँ, नारी के सुख को हमेशा हर चीज़ पर भारी पाया है मैंने। जो भी सीखा अपने अनुभवों से सीखा, प्रयास से सीखा, तुमसे साझा कर करके सीखा, और कभी भी कहीं भी खुद को कमतर नहीं पाया। इस बात से बहुत खुश भी हूँ मैं। बस आज मलाल हो रहा है तो इस बात का कि यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया, वरना जीवन थोड़ा और आसान, थोड़ा और आज़ाद सा हो जाता, थोड़ा बोझ मुक्त और बहुत सरल हो जाता। तुम्हें याद है जब मैं बड़ी हो रही थी, कुछ 12 वर्ष से रही होंगी, पर 13 की नहीं हुई थी। पीरियड्स आना शुरू ही हुए थे। तब रमा चाची ने कहा था माँ से, अब टुन्नो बड़ी हो रही है भाभी जी, हम छोटे शहर में रहते हैं, अब आप इसे फ्रॉक वॉक पहनाना बंद कीजिए, अब तो सूट ही पहनना चाहिए इसे। और माँ ने अगले ही हफ्ते एक तकताई जी की बेटी चंदा दीदी के 2-3 सूट घर पर ही मेरी फिटिंग के कर दिए और मुझसे उन्हें पहनने को कह दिया। मुझे कोई समस्या तो नहीं हुई, ना ही मैंने इसका विरोध किया। मुझे तो यह बड़े होने की जैसी फीलिंग दे रहा था, क्योंकि घर की सभी बड़ी लड़कियों को सूट पहनते ही देखा था। यूँ देखा जाए तो मैं खुश ही थी। हाँ, थोड़ी असुविधा ज़रूर हुई थी दुपट्टा संभालते हुए साइकिल चलाने में। कभी कभी दुपट्टे साइकिल में फंस जाते थे। मेरा तो नहीं फंसा, पर अर्चना का फंस ही गया था। मैं उसे अपनी साइकिल के कैरियर पर बिठाकर स्कूल जा रही थी। ऐसी गिरी वो साइकिल से कि माथा और घुटने छिल गए थे बुरी तरह। कमर में चोट आई सो अलग। आज सोचती हूँ तो लगता है रमा चाची ने आखिर ऐसी सलाह माँ को क्यों दी थी। उनकी तो खुद भी एक लड़की थी और माँ ने उनकी सलाह क्यों माना। और तो और मैंने भी यह क्यों माना। फ्रॉक बुरी तो नहीं होती, यह पहली थी कस्बे की लड़की वाली फ्रेम। फिर जब मैं कॉलेज में थी, कोएड कॉलेज था, हम लड़के लड़कियां आपस में हर विषय पर बहस कर लिया करते थे, साथ साथ आते जाते भी थे। कभी कभी जब सहपाठी लड़के बाजार में टकरा जाते थे तो मैंने कभी उनसे बात करने की कोई झिझक महसूस नहीं की। एक बार यूं ही घर का सामान लेने गई थी और रास्ते में मनोज मिल गया। हम दोनों केमिस्ट्री के नोट्स को लेकर बात करते रहे और बातें कॉलेज की कई और बातों को जोड़ती गई। करीब करीब घंटा भर सड़क के किनारे अपनी अपनी स्कूटी को रोककर हम बतियाते रहे। फिर सामान लेकर मैं घर लौट आई। देर शाम को माँ कमरे में आई और पूछा कि मैं रास्ते में आज किससे बात कर रही थी। मैंने उन्हें बताया मनोज मिल गया था, पर यह भी पूछा कि आपसे किसने कहा इस बारे में। तो उन्होंने बताया कि पापा के एक कलीग ने मुझे सड़क पर उससे बात करते देखा, तो पापा से आकर कह गए कि आपकी बेटी एक लड़के से भरी सड़क पर गप लड़ा रही थी। पापा घर लौटे तो उन्होंने माँ से इसके बारे में पूछा, इसलिए वे पूछ रही हैं। मेरे जवाब से संतुष्ट माँ चली गई, लेकिन दूसरे दिन बातों बातों में यह संदेश जरूर दे गया कि बेटा इस तरह सरेहार लड़कों से बात ना किया करो। मैंने माँ से कहा भी कि माँ, छुप छुपाकर तो नहीं मिले ना, और रास्ते में मिलने पर पढ़ाई की, कॉलेज की बात ही तो कर रहे थे, और वो भी सरेआम। इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। माँ की सूरत थोड़ी उतर गई और मैं चाहते न चाहते हुए भी बहुत कुछ समझ गई। ये दूसरी थी छोटे शहर की युवती वाली फ्रेम। मैं हमेशा से अच्छी तरह जानती थी कि यूँ देखा जाए तो मैं औसत लुक्स वाली युवती थी, पर आत्मविश्वास मेरे व्यक्तित्व को हमेशा से कईयों से आगे ला खड़ा करता था। फिर भी कई बार जब किसी के द्वारा किसी अजीब सी नई फ्रेम में जरी जाती थी,
पुरजोर विरोध नहीं कर पाती थी। एक बात रोकती थी शायद कि दूसरे लोग मुझे अच्छा नहीं कहेंगे, और शायद तब समझ ही नहीं पाती थी कि फ्रेम में जरी जा रही हूँ। तो कहती कैसे कि मुझे ऐसी फ्रेम में मत जरो जिसमें मैं पूरी तरह समा ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे स्वाभाविक व्यक्तित्व के तो कई आयाम हैं। उन सब को भला किस तरह फ्रेम में कैद किया जा सकता है? इसके लिए तो तुम्हें अनगिनत फ्रेम लानी होंगी। पर फिर भी कई बातों में कई लोगों ने कई फ्रेम्स में जरना चाहा मेरे व्यक्तित्व को। यही सारी बातें तीसरी फ्रेम थी, जैसे एक बड़ी वाली फ्रेम, एक बड़ी सी अच्छी लड़की वाली फ्रेम। और वो याद है, शादी की बात चली तो निशांत के पिता के कहने पर निशांत ही हम सबसे मिलने आए थे। तब मैंने नौकरी शुरू की ही थी, एक छोटी सी फर्म में कर्मशीलियन मैनेजर की। निशांत से बातचीत हुई तो उनके सादे से व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों। जब इतना पढ़ा है तो अपनी शिक्षा का उपयोग करें। बस इसी बात ने तो जैसे मुझे मेरा आकाश दे दिया था। मैंने तो मन बना ही लिया था कि यदि यहाँ से हाँ हुई तो मैं ज़रूर अपनी हामी दे दूँगी। जब निशांत के घर वाले मुझे देखने आए थे तब उनकी माँ ने कहा था, नौकरी तो ठीक है पर घर को निभाना पहली जिम्मेदारी होना चाहिए। घर को इग्नोर करके नौकरी करना तो किसी गृहिणी को शोभा नहीं देता। तो उनकी बात जैसे सही ही लगी थी। तब तो एहसास नहीं हुआ था, पर आज लगता था कि चौथी फ्रेम थी, अच्छी बहू वाली फ्रेम। और डायरी, वो भला तुम कैसे भूल सकती हो? मैंने उसे सबसे पहले तो तुमसे ही साझा किया था ना। वो हमारी शादी के बाद का मीठा नमकीन का समय था, शादी के बाद के प्यार का, पहले प्यार के खुमार का। बड़े से महानगर में हम दोनों का साथ साथ लगभग भागते हुए ऑफिस के लिए निकलना, शाम घर लौटना, रात के खाने के बाद लंबी सी वॉक पर जाना और फिर एक दूसरे की आगोश में सब कुछ भूलकर यूं सो जाना जैसे दुनिया में हमें इससे ज़्यादा किसी की तो ज़रूरत ही नहीं है। इस बीच भी रिश्तेदारों के घर आने पर उनका हमारे वर्किंग कपल होने की तारीफ़ करने के साथ साथ यह कहने से भी न चूकना कि यदि तुम काम न कर रही होती तो घर को और खूबसूरत तरीके से रखा जा सकता था। ये पांचवी फ्रेम थी, सुघड़ गृहिणी वाली फ्रेम। फिर जब जॉब के दौरान मैं अपने कलीग से बात करती हुई बताती कि मैं अपने घर पर खुद खाना पकाती हूँ, कोई मेड नहीं लगा रखी है, तो उनका तपाक से यह कहना कि खाना तो बहुत अच्छा बना है, पर जब तुम दोनों कमा रहे हो तो मेड क्यों नहीं रख लेते। एक्चुअली छोटे शहरों की महिलाएं नौकरी के साथ खाना घर पर बना लेती हैं, पर हम तो खाना बनाना ही नहीं जानते, और जब इतना कमाते हैं तो मेड ही क्यों न लगाए। फिर वीकेंड तो बाहर खाना खाने के लिए ही होते हैं। ये बातें बता ही रही थी कि मैं छोटे शहर से आई हुई महिला हूँ और बड़े शहर की कामकाजी औरतों में शामिल होने के लिए ये थी छठवीं फ्रेम, शहर की स्मार्ट कामकाजी महिला वाली फ्रेम। फिर कृति के मेरे जीवन में आने का वो खुशनुमा वक्त। जब डिलीवरी के लिए ससुराल गई तो बिल्कुल अनाड़ी थी। पहले बच्चे के दौरान कौन सी महिला अनाड़ी नहीं होती। पहली बार माँ बनती है, पहली बार बच्चा संभालती है और पहली बार उस अनुभव से गुजरती है जिसे हमेशा दिव्य करार दिया जाता है। अपने आप में दिव्य है भी माँ बनने का अनुभव, पर डायरी ये भी एक फ्रेम में बांध दिए जाने जैसा अनुभव ही है। अच्छी बातें सब बताते हैं, पर यह कोई नहीं बताता कि बचपन से अब तक जिस तरह ढांप ओढ़कर मर्यादा में रहना सिखाया जाता है, डिलीवरी के वक्त डॉक्टर, एनेस्थीसिस्ट और नर्स के आगे आप निपट नंगे हो जाते हो, बिल्कुल नंग धरंग, दर्द में डूबे और असहाय। हाँ, अपने ही शरीर से निकले एक नन्हे शिशु के लिए यह सब सहना, उसके हमारी गोद में आते ही बहुत कमतर या छोटी सी घटना जैसे लगता है, पर यह भी एक सच तो है ना। इसके बारे में कुछ न बताकर फिर आपको एक अच्छी माँ के फ्रेम में बांध दिया जाता है। तो बात इसके आगे भी की है। डायरी, स्तनपान को यूँ तो बड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है और एक बच्चे के लिए यह आवश्यक भी है। कीर्ति को भी तो मैंने ब्रेस्ट फीड कराया ना,
वो भी उसके 2 साल के होने तक। पर बहुत से हार्मोनल बदलावों के से गुजर रही थी नई नई माँ, और अपने शिशु को स्तनपान कराने के लिए शुरुआत में कितनी गहन पीड़ा से गुजरना पड़ता है, इसका जिक्र कोई नहीं करता। क्यों? और ऐसी अस्त व्यस्त स्थिति में आपकी सारी दुपट्टा अपनी जगह से हट जाए तो आने जाने वाली महिलाएं आपके दर्द को, आपकी रात की पूरी ना हुई नींदों को अनदेखा करते हुए यह बताने से नहीं चूकती कि भले ही नई माँ बनी हो तो क्या, शऊर से तो रहना सीखो। ये 7वीं फ्रेम है, चुस्त दुरुस्त माँ वाली फ्रेम। जानती हो डायरी, ये फ्रेम जैसे ख़त्म ही नहीं होती, जिनमें हर महिला को बांध दिया जाता है या बांधने का प्रयास किया जाता है बड़े हौले से, और इनके शीशों में उतरने लगता है उसका व्यक्तित्व। कब, उसे भी पता नहीं चलता। याद है जब कीर्ति 2-3 साल की हुई थी, इन 3 वर्षों तक तो मुझे वर्क फ्रॉम होम दे ही दिया था कंपनी ने। मैं रोज़ाना कीर्ति को नीचे लेकर जाती थी शाम को दूसरे बच्चों के साथ खिलाने। वहाँ अमूमन होम मेकर्स ही मिलती थी अपने बच्चों के साथ। कामकाजी महिलाओं के बच्चे तो उनके दादा दादी, नाना नानी या मेट्स के साथ ही नीचे आते थे। एक दिन मैं कुछ बच्चों की माँओं के साथ बात कर ही रही थी कि अचानक कीर्ति कहीं नज़र ही नहीं आई। मैं उसे ढूंढने गई तो पाया कि वह थोड़ी ही दूर पर कुछ दूसरे बच्चों के साथ खेल रही है। वह मेरे साथ आने को तैयार नहीं हुई तो मैंने वहाँ खड़ी एक मेट से कीर्ति का ध्यान रखने को कहा और उन महिलाओं का रुख किया जिनसे मैं बात कर रही थी। वह मुझे आते देख नहीं सकी और उनकी बातें मुझे सहज सुनाई दे गई। उनमें एक महिला दूसरी से पूछ रही थी, क्या वाकई कीर्ति की माँ कुछ काम करती है? तो दूसरी महिला ने कहा, कहती तो है पर सच झूठ ईश्वर जाने। तीसरी बोली, जिस तरह अकरती है लगता है काम करती ही होगी। चौथी ने कहा, यदि कामकाजी होती तो हम होम मेकर्स के ग्रुप में आकर बात थोड़ी ही करती। मैं उल्टे पांव कीर्ति के पास लौट गई क्योंकि फिर एक फ्रेम में बांधी जा रही थी, होम मेकर या कामकाज वाली फ्रेम। फिर जब मैंने कीर्ति को समझा बुझाकर क्रैच में रखने को राजी किया और फुल टाइम काम पर जाने की शुरुआत की तो मैं, तुम और निशांत ही जानते हैं कि डायरी की पहले की 15 दिन तक वह मेरे लिए क्रैच के अंदर रोती थी और मैं उसके लिए उतनी ही देर क्रैच के बाहर जार जार रोती थी। उसके चुप होने पर वह भली सी क्रैच ओनर मुझे बाहर आकर इशारा कर देती थी कि वह चुप हो गई है और मैं मुरझाया सा मुंह लेकर घर लौट आ पड़ती थी। कभी कभी तो क्रैच ओनर कहती थी कि मुझे बहुत गिल्ट होता है, अंदर कीर्ति रोती है और बाहर आप। कीर्ति को मैं संभाल लूँगी क्योंकि बच्चों को बहलाना आता है मुझे, पर आपका रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर कीर्ति को क्रैच की आदत लगाकर जैसे ही पहले दिन ऑफिस पहुंची तो सबसे क्लोज कलीग ने ही एक और फ्रेम में बांध दिया। उसने कहा, अरे तुमने ज्वाइन कर लिया इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर। ये बड़ी निर्दयी फ्रेम थी, एक निर्मोही माँ वाली फ्रेम। और तुम तो जानती हो डायरी, मैं और निशांत एक ही बच्चा चाहते थे। आखिर ये हमारा फैसला था। कीर्ति के इस दुनिया में आने से पहले ही निशांत ने मुझसे कह दिया था, हमारे आने वाला बच्चा बेटा हो या बेटी पर होगा इकलौता ही। मेरे क्यों पूछने पर उन्होंने कहा था, मैं इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि तुम्हें दोबारा लेबर पेन से गुजरने दूं। उनका जवाब सुनकर मेरी आंखें भर आई थी डायरी, और मैं कसकर लिपट गई थी उनसे। फिर हम पर घर परिवार, रिश्तेदारों और कलीग्स का दबाव सा आने लगा, जैसे वही हमारे दूसरे बच्चे को पालेंगे। आश्चर्य की बात है डायरी, जब घर परिवार और रिश्तेदारों से मिलो तो वे इकलौते बच्चों के बिगाड़ने के संदेहों से घिरे, और जब कलीग से मिलो तो वे डबल इनकम सिंगल किड के तमंगे से नवाजते हुए फिर बांधने लगे अलग अलग फ्रेम्स में। फिर इस बार की फ्रेम में मैं अकेली नहीं थी, निशांत भी थे। मैंने देखा इस बार फ्रेम में जरे जाने को लेकर मैं हर बार की तरह सोच में डूबी थी, पर निशांत, उन्होंने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद इस प्रेम का कोई दबाव महसूस नहीं किया उन्होंने, क्योंकि शायद वे पुरुष हैं, क्योंकि पुरुषों की कंडीशनिंग अलग होती है। और शायद पहली बार उन्हें कोई किसी तरह की फ्रेम में जरने की कोशिश कर रहा था। तो जैसा कि मेरे साथ भी पहली बार हुआ था कि मैंने बिना कुछ महसूस किए सलवार सूट सहजता से पहन लिया था, वही उनके साथ हुआ।
उन्होंने सलवार सूट पहनने की यानी दूसरा बच्चा करने की हामी तो नहीं भरी, पर सहज बने रहे। फिर मेरे सामान्य सहज ढंग से रहने, ज्वेलरी को नापसंद करने, ब्रांडेड कपड़ों को खास तवज्जो न देने पर मेरे अपने ही करीबी रिश्तेदारों का ये कहना कि आप कामकाजी हो पर कामकाजी लगती तो नहीं हो, एक अलग तरह की फ्रेम थी। और इसी तरह पार्टीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी न लेने को देखते हुए कलीग्स ने भी मुझे एक और फ्रेम में जड़ दिया, नीरस महिला वाली फ्रेम। ऐसे ही सास ससुर के घर आने पर अपनी मर्जी से कुछ महीनों के लिए ऑफिस से सलवार सूट कमीज पहनकर जाने को कलीग्स ने पू बनी पार्वती और आ गई बहन जी वाली फ्रेम में जड़ दिया। इस बीच 10 वर्ष तक नौकरी की और अपनी मेहनत से प्रमोशन भी बटोरती गई मैं। लोगों ने इस बीच भी कई फ्रेम्स में जरा, जैसे बुरी बॉस फ्रेम, किस्मत वाली फ्रेम, चाटुकार महिला फ्रेम वगैरह वगैरह, पर इन्हें इग्नोर करती रही मैं। देखो न डायरी, इन सभी फ्रेम्स को इग्नोर भले ही किया हो, पर मन के किसी कोने में आज भी ये मौजूद है। मतलब इनसे अप्रभावित तो नहीं रही न मैं। यही बताना चाहती हूँ तुम्हें कि लोगों की अपेक्षाओं पर कान देती, उनकी मुताबिक फ्रेम्स में ढलने की कोशिश करती मैं तो रह ही नहीं पाई। आज लगता है ये तुम कह सकती हो डायरी कि मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ, पर मुझे पता है तुम नहीं कहोगी। तुम तो मेरी अपनी हो ना, तुम मुझे किसी फ्रेम में भला क्यों जरोगी। इन सभी बातों से कतरा कतरा कर मेरा व्यक्तित्व बना है और तुमसे बेहतर कौन जानता है यह। अब आगे की सुनो। तुम्हें याद तो होगा कि अभी कीर्ति टीन एज में आने भी नहीं पाई थी कि उसे लेकर मुझे हर ओर से यह सुनाई देने लगा था, लड़की है, बड़ी हो रही है, अकेली बेटी है, बच्चियों को संभालने की उम्र है, एक ही तो है बच्ची, तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना कमाने की, नौकरी करने की। आरोपों में लापरवाह माँ, लालची माँ की फ्रेम में जरी जा रही थी मैं। सबसे अच्छी बात यह रही कि निशांत ने कभी मुझे किसी फ्रेम में नहीं जरा। बस यही आकर इस वक्त से कृतज्ञ रही हूँ हमेशा। उम्र बढ़ रही थी, थकान बढ़ रही थी, एक ही जगह काम करते हुए मोनोटोनी बढ़ रही थी, और माँ हूँ तो कहीं ना कहीं इस बात पर पूरा इल्म था कि अब कीर्ति बड़ी क्लास में आ रही है। उसे पढ़ने के लिए तो नहीं, पर पढ़ाई के दबाव में जूझने के लिए अपने आसपास मेरी उपस्थिति की दरकार है। अचानक एक दिन मैंने निशांत से कहा, मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बातों को सुना, मेरी बातों के में वजन को तौला और कहा, जैसा तुम चाहो। जिस महिला ने हमेशा से खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रखा हो, लोगों के कहने के बाद भी जिसने नौकरी करते रहने की वरीयता दी हो, उसके खुद ही नौकरी छोड़ने का निर्णय नितांत निजी है। पर लोग वे तो फिर मुझे फ्रेम में बांधने लगे। अरे इतने साल नौकरी की है, अब घर कैसे बैठ पाओगी, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, इसके बाद पछताओगी। और यहाँ मुझ पर मढ़ी जा रही थी गलत निर्णय लेने वाली महिला की फ्रेम। नौकरी छोड़ने के बाद थोड़ा खालीपन लाजमी था। इसी खालीपन के बीच ही तो मैं सोच नूमदार हो गई। इन सारी बातों को सोचते हुए आज लगा कि मैं इन फ्रेम्स में बनते बनते, फ्रेम दर फ्रेम जिंदगी जीते जीते अपने वास्तविक व्यक्तित्व से परे चूचू का मुरब्बा हो चली थी। बहुत सी फ्रेम में बंद चूचू का मुरब्बा। आज सोच लिया है कि अब इन फ्रेम से आज़ाद होना है, इस तरह कि अब कभी इनमें कोई भी मुझे जर ना पाए। और जानती हो डायरी, सबसे मज़ेदार बात क्या है, घर में मौजूद सारे फ्रेम्स को मैंने उठाकर स्टोर में उस जगह रख दिया है जहां हर माह कबारी को देने के लिए चीज़ें इकट्ठा करती हूं, क्योंकि अब मुझे ये फ्रेम्स कहीं नहीं चाहिए, न दिल में, न दिमाग में, और ना ही घर में। मैं खुद के और दूसरी महिलाओं के लिए अनंत आकाश चाहती हूँ, और बस चले तो मैं दुनिया की हर महिला के दिल में बसी ऐसी फ्रेम्स को निकाल कर फेंक दूँ। आज, अभी और इसी वक्त सच नए आकाश का पंछी तुम्हारी उन्मुक्त सी सीखा। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।